हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर था वो था शैक्षिक मूल्यांकन का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग के शैक्षिक मूल्यांकन की चौथी क्लास है। मैंने आपको 3 क्लास पूरी करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है और क्लास भी बिल्कुल क्रम से ही लेते चलना है, तभी आप लोग नोट्स भी बिल्कुल क्रम से बना पाओगे और बिल्कुल रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है, जो हम लोग का चैप्टर है, वो तो हमारा पहला चैप्टर ही अभी चल रहा है। तो मैंने उसमें 2 क्लासों में करा दिया है, मतलब 3 क्लासों में मैंने आपको पूरा करा दिया है। पहले क्लास में तो मैंने आपको सिलेबस का डिस्कशन कराया था। इसके बाद जो 2 क्लास हैं उसमें मैंने आपको टॉपिक को उठा के कराया था। आज हम लोग की चौथी क्लास है। तो अब क्या करेंगे, अब अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करिए, बिल्कुल कॉपी और पेन लेके बैठा करिए और नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चला करिए। तो आप लोग के नोट्स भी बन जाएंगे, क्लास भी ले लोगे और क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक मूल्यांकन। और वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, अगर आप लोगों को सही से ना दिखा करे तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लिया करिए। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने फ़ोन से वॉल्यूम को बढ़ाइए, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक मूल्यांकन। चलिए जानते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, एजुकेशनल एवोल्यूशन ये क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो मूल्यांकन होता है वो क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है, ठीक। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो होता है वो क्या है, जीवन के हर एक प्रत्येक पहलू से क्या होता है, संबंधित होता है, ठीक। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है। मूल्यांकन के आधार पर बच्चों की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा अपने जीवन में, आस पड़ोस में देख रहे होंगे, कहीं भी मतलब कहीं पर भी जाते होंगे तो आप लोग किसके माध्यम से अनुभव लगाते हो, मूल्यांकन के माध्यम से। तो आप लोग अनुभव लगा पाते होंगे कौन इंसान का हिस्सा है, कौन व्यक्ति का हिस्सा है, किसकी शॉप अच्छी है, मतलब कोई कपड़े वगैरह आप लोग लेने जाते होंगे जैसे, तो देखते होंगे। तो ये सब क्या है, मूल्यांकन के द्वारा ये तो जा कर पाते हो, पहले जाते हो, लेते हो जाके, फिर आप लोग क्या करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो, तभी तो पता चलता है। तो वही कहा गया है कि मूल्यांकन का मतलब महत्व क्या है, हर जगह है, लेकिन जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, योगदान है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे। कह रहे हैं डॉक्टर औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। क्या कह रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं, अगर कोई मतलब बीमार हो जाता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, दवा देता है कि नहीं देता है। तो वही कहा गया है कि डॉक्टर औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। मान लीजिए डॉक्टर ने औषधि दी, औषधि मतलब होता है दवा दी, तो आपने खाया पिया, फिर आपने क्या किया, डॉक्टर को बताया कि हमें आराम मिला, कितना मिला, तो ये सब किसके माध्यम से मूल्यांकन हुआ, औषधि के माध्यम से ही तो हुआ। अगर औषधि ना देते तो कैसे पता चलता, और औषधि कितनी सही है, मतलब सुधार हुआ कि ना हुआ। अगर औषधि मतलब सही होगी, अच्छी होगी, तो आप लोगों को क्या होगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो वही कहा गया है कि डॉक्टर औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि बाग का माली फूलों की सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन करता है। बाग में तो बहुत सारे फूल होते हैं कि नहीं होते, क्या सब सूरत होते हैं क्या, सारे तो खूबसूरत होते नहीं है। कोई देखा होगा आप लोगों ने, जो वो तो केयर के ऊपर होता है, जैसे मान ली केयर की पेड़ पौधों की, लेकिन आप लोगों ने खुद देखा होगा कि क्या सभी, अगर मार्केट में जाओगे ले लो तो क्या सभी का रेट सेम रहता है क्या, सारे फूलों का, सारे फूलों को तो रहता नहीं है। जो जैसा फूल होता है उसी हिसाब से उसकी क्या होती है महंगाई, मतलब उसी हिसाब से उसकी क्या होता है, वो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि उसी हिसाब से क्या होता है उसकी, वो होती है कि मतलब इतने रुपए में देंगे, उसी हिसाब से सीधे शब्द मूल्य है तो उसका मूल्य डिसाइड होता है। सारे फूलों का मूल्य एक ही तो होता नहीं है कि नहीं सारे फूल हम इतने रुपए में देंगे। तो वही कहा गया है कि बाग का माली फूलों की सुंदरता के आधार पर मूल्यांकन करता है, कौन सा फूल कितना खूबसूरत है और उसकी स्मेल क्या है, वो कौन सा फूल है, उसी हिसाब से क्या होता है, फूल का भी मूल्यांकन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक अपने शिक्षण का मूल्यांकन बच्चे की योग्यता के आधार पर करता है। मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया, ठीक, तब उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो वही कहा गया है किसके आधार पर करेंगे, तभी तो बच्चों का वो होता नहीं है,
मतलब एग्ज़ाम वगैरह इसलिए तो करवाए जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं छोटी क्लासों में कि बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। टीचर पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चे को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो ये सब किसके माध्यम से चलेगा? मूल्यांकन के माध्यम से ही तो पता चलेगा। तो वही कहा गया है कि अध्यापक अपने शिक्षण का मूल्यांकन बच्चे की योग्यता के आधार पर करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण में एक बच्चे की 70 बुद्धि लब्धि यानी IQ है तो उस बच्चे का मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा गया। किस तरीके से अनुमान लगाएगी बच्चा मंद बुद्धि का है? क्योंकि उसका IQ लेवल क्या किया गया, देखा गया कितना है, 70 है। तो इससे हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये बच्चा क्या है, मंद बुद्धि का है। तो ये भी किसके माध्यम से पता चला? परीक्षण के माध्यम से ही तो पता चला। तो वही कहा गया है कि परीक्षण के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है, या यानी किस चीज़ की योग्यता क्या है। ये सब किसके माध्यम से होता है? परीक्षण या मूल्यांकन के माध्यम से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्यांकन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिकार हैं टॉर गेर्शन एवं एडम्स के अनुसार। ये जो टॉर गेर्शन एवं एडम्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है मूल्यांकन के बारे में? ये कह रहे हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना है। क्या करेंगे? जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कुछ भी मान लीजिए आप लोग कुछ भी सीखा, छोटा बच्चा है वो क्लास में जाता है तो क्या करता है वहाँ पे जाके ABCD का कहारा धीरे धीरे बुक्स वगैरह पढ़ना धीरे धीरे तो सब सीखता है। तो वही कहा गया है कि शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रियाओं तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देता है। मान लीजिए आप लोग जब कुछ भी कार्य करोगे तो आप लोग कुछ अनुभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही सब क्या है हमारा, ये सब मूल्यांकन के माध्यम से तो पता चलता है। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हाँ हमें कितना आया है। मान लीजिए आप क्लास में कोई बच्चा गया, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा, आपका कारा बनाना सीखेगा, ABCD सीखेगा, कुछ भी सीखेगा। फिर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मतलब जब लास्ट में होता है तो हर एक क्लास में क्या होता है, फाइनल टेस्ट होता है यानी एग्जाम होता है। फिर उसको मतलब कि वहाँ पे निर्धारित हो जाता है ये कौन बच्चा कितना सीख गया। फिर क्या होता है, अगली क्लास में उसे प्रवेश दिया जाता है। ये आप लोगों ने खुद देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग की नोट आ रही है। नोट क्या है, नोट के बारे में जानते हैं। नोट करें कि मूल्यांकन में बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि आप लोगों का मतलब कि आप लोगों ने कुछ सीखा तो फिर आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आप लोगों के नंबर किस तरीके के आए, ये हमारा क्या ये तो इसी तरीके से यही हमारा मूल्यांकन होता है। ठीक, तो उसमें कहा गया है कि मूल्यांकन है बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब यही होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, तथा भावात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष का मतलब ये होता है इमोशंस। आप लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा या देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग की सारी चीज़ें एक साथ जज हो जाती कि नहीं जाती हैं। वहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को ज्ञान कहाँ तक है, आप लोगों का जो माइंडसेट है वो किस हिसाब का है। इसके बाद दूसरा पक्ष आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष हमारे कई तरीके से हो सकते हैं, इमोशंस, रोने की भी हो गए, हंसने की भी हो गए, गुस्सा करने की भी हो गए। ये सब क्या है, ये सब हमारे वही तो है, मतलब इमोशंस ही तो हैं। तो वही कहा गया है मूल्यांकन में बच्चे की ज्ञानात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब यही होगा कि आप किस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, और भावात्मक पक्ष का मतलब यही हो गया कि आपका जो मतलब देते टाइम आपका जो फेस है उसका रिएक्शन किस हिसाब का है, आप गुस्से में दे रहे हो कि खुशी दे रहे हो कि नॉर्मल तरीके से दे रहे हो। तो ये हमारे क्या हो गए, इमोशंस हो गए। इसके बाद मनोक्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष मतलब यही होता है कि आप किस तरीके से क्रिया कर रहे हो और किस तरीके से, मतलब यही होगा कि किस तरीके से आप उनके आंसर दे रहे हो। तो हमारी क्रियाओं के माध्यम से कि नॉर्मल तरीके से दे रहे हो, कुछ क्रियाएं भी करके बता रहे हो। तो यही सब हो गया कि मूल्यांकन में बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष तथा मनोक्रियात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा न केवल बच्चे की विषय संबंधी योग्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं बल्कि यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक पहुंचा हुआ है। साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो मैंने आपको ये बताया कि इंटरव्यू जो होता है इसमें सारी चीज़ों को क्या होता है, एक साथ मूल्यांकन हो जाता है। यही उन्होंने भी बताया, यही करें कि व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है, यानी जो इंसान है तो उसने मतलब कोई पर्सन है तो उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहाँ तक हुआ है और वो किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, कितनी मतलब चीज़ों को है जो मतलब कि हल्के में ले रहा है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा वो इसने मतलब गुस्सा किस हिसाब
से मतलब उसकी सोचने की क्षमता क्या है, तो ये सब हमारे क्या है इंटरव्यू के माध्यम से पता चल जाता है। तो वही कहा गया है कि व्यक्तित्व का विकास किस सीमा तक हुआ है, साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि कितने किसको आता है, ये सब क्या होता है पता चलता है किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है। इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की नवीन धारणा। नवीन का मतलब होता है नया। ठीक, अब चलिए जानते हैं कि जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की नवीन धारणा यानी नई धारणा क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं ड्यूवी के अनुसार। ये जो मनोवैज्ञानिक है ड्यूवी, इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है, ड्यूवी ने कहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है कि शैक्षिक मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ड्यूवी के अनुसार कहा गया है जो शैक्षिक मूल्यांकन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक, त्रिमुखी का मतलब क्या होते हैं कि उसके 3 मुख होते हैं। चलिए अभी जानते हैं कि वो कौन कौन से 3 मुख होते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक, तो वही कहा गया है कि शैक्षिक मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। ड्यूवी ने शैक्षिक मूल्यांकन के 3 बिंदु या अंग होने के कारण इसे त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। क्यों कहा है त्रिमुखी प्रक्रिया, क्योंकि इसके क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। 3 बिंदु निम्न है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से 3 बिंदु होते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य, यानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। दूसरा कह रहा है अधिगम उद्देश्य, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, सीखने का उद्देश्य क्या है। और तीसरा कह रहा है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन, यानी मूल्यांकन के उपकरण क्या है और इसका व्यवहार में परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है। चलिए एक बार और अच्छे से हम जानते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है, त्रिभुज के आकार का बन गया है। तो इसमें जो पहला आएगा वो आएगा शिक्षण का उद्देश्य, यानी हम शिक्षण तो दे रहे हैं लेकिन हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, आपका बच्चे क्लास में जाता है तो आप लोग एक उद्देश्य लेके भेजते हो ना कि इसको क्या करना, हमें सिखाना है। क्या सिखाना है, आप लोग भी क्लास में पढ़ाते हो। पेरेंट्स क्या करते हैं, एक उद्देश्य लेके भेजते हैं कि हमको क्या करना है, बच्चा हमारा जाएगा स्कूल में क्या करेगा, सीखेगा जाके। और टीचर का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। कि और क्या पढ़ा रहे हैं, तो वही कहा गया है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी उसको ABCD नहीं आती, आप उसे इंग्लिश की बुक डायरेक्ट दोगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि अगर बच्चे को हमें इंग्लिश सिखाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे ABCD सिखाना है। फिर छोटे छोटे बड़ी इसी तरीके से हमें क्या करना है, धीरे धीरे सिखाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि शिक्षण का उद्देश्य ये होगा। इसके बाद अधिगम अनुभव, अधिगम क्या है, किस हिसाब का है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है उस हिसाब से आप लोगों को सिखाना है कि बच्चा तेज़ी के साथ सीख पा रहा है कि धीमी गति से सीख रहा है। जिस हिसाब से बच्चा सीख रहा है उसी प्रकार से आपको सिखाना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के उपकरण यानी आप बच्चे को किस हिसाब से सिखा रहे हो, किन चीज़ों का यूज कर रहे हो, किन उपकरणों का यूज कर रहे हो, तथा व्यवहार परिवर्तन और बच्चे से किस तरीके से बात कर रहे हो। ये तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग खुद देखोगे। क्लास में जाओगे तो जो टीचर होंगे बातचीत बच्चा करेगा और टीचर भी करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि बच्चे को कितना आता है, होता है कि नहीं होता है। और शिक्षण का उद्देश्य का मतलब यही होगा कि आप पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है। और अधिगम अनुभव, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो ये सब हो गए। चलिए अब एक बार और अच्छे से इनके बारे में पढ़ते हैं। अब कह रहा है शिक्षण उद्देश्य, इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, बच्चा एवं समाज के लिए हम शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं उन्हें शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि बच्चे एवं समाज के लिए, बच्चे के लिए भी और क्या समाज के लिए भी, हम शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं उसे शिक्षण के उद्देश्य कहते हैं। यही है मतलब कि शिक्षा भी हो, मतलब बच्चा भी हो और समाज दोनों के लिए ये बात बोली गई है कि हम शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं। मतलब बच्चा अगर सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे सही तरीके से बातचीत करना सिखाएंगे। तो वही कहा गया के द्वारा व्यवहार में जिन परिवर्तनों को करना चाहते हैं ये क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार अध्यापक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं जो बच्चे के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या आ गई, इन्वायरमेंट की आ गई। तो क्या कि शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, यानी शिक्षण मतलब किस हिसाब का,
हम बच्चे को शिक्षा देना चाह रहे हैं तो उसी हिसाब का हमें क्या करना है, वहाँ पे वातावरण क्रिएट करना है। मान लीजिए कोई चीज़ खेल खेल में सिखानी है बच्चे को, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट खेल जैसा होना चाहिए। मतलब कि तो वही कहा गया है कि जिस हिसाब की शिक्षा होगी उसी हिसाब का हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट देना है। तो वही कहा गया है कि शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार अध्यापक विद्यालय में ऐसा वातावरण प्रस्तुत या बनाते हैं या प्रस्तुत करते हैं जो बच्चे के सीखने के अनुभव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। यही हमारा क्या है, ये है हमारा अधिगम अनुभव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है व्यवहार परिवर्तन। ये व्यवहार परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में पता चलता है। क्या होता है व्यवहार परिवर्तन के द्वारा, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में पता चलता है कि आप लोगों ने जितनी शिक्षा ग्रहण की थी उसका उद्देश्य क्या है। ये किसके माध्यम से पता चलेगा, व्यवहार के माध्यम से ही तो पता चलेगा। जब आप लोग बातचीत ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि व्यवहार परिवर्तन के द्वारा शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में पता चलता है। अब आ रहे हमारे अगले मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है डॉक्टर पटेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में। इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी होती है, जबकि ड्यूबे ने क्या कहा था, ड्यूबे ने कहा था त्रिमुखी होती है। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर पटेल ने 1978 में 4 बिंदुओं के आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया की व्याख्या दी है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब चतुर्मुख होती है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से 4 मुख होते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है विषय वस्तु, दूसरा कह रहा है शैक्षिक उद्देश्य, तीसरा कह रहा है अधिगम क्रियाएं और चौथा कह रहा है मूल्यांकन पद्धति। इन्होंने क्या क्या कहा है, सबसे पहले चीज़ इन्होंने विषय वस्तु के बारे में क्या है कि सब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा का है शैक्षिक उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है सब्जेक्ट का, तीसरा कह रहा है अधिगम क्रियाएं, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना और क्रिया का मतलब होता है किस तरीके से सीखने में क्रियाएं हो रही है। और चौथा पॉइंट इन्होंने जोड़ दिया मूल्यांकन का, कि जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चा सीख पाया है कि नहीं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि चतुर्मुखी होती है। चलिए हम लोग अब नोट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो नोट है वो क्या करे। नोट करे ये मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। जो मापन होता है वो क्या होता है, वो मूल्यांकन का ही एक भाग होता है, अर्थात मूल्यांकन में ही मापन निहित होता है। मापन तथा मूल्यांकन के बिना शैक्षिक प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है। क्या करेंगे, जो मापन और मूल्यांकन का जो मापन होता है वो मूल्यांकन का क्या होता है, एक भाग होता है। जब तक आप लोग मापन नहीं करोगे किसी चीज़ का तो मूल्यांकन किस हिसाब से कर पाओगे क्या कि नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके डिब्बे में दूध को लिए ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कि आप लोगों के लिए मतलब डिब्बा है कोई है जिसमें आप लोगों के लिए 3 लीटर दूध उसमें भर दिया कि नहीं भर दिया गया, ठीक। मान लीजिए आप लोगों ने भर दिया गया तो ये क्या हो गया, 3 लीटर दूध भर दिया गया। तो ये क्या है, ये तो आपका मापन है। आप लोगों ने माप के मतलब नाप के ये तो डाला होगा उसमें 3 लीटर की, क्या हमारा 3 लीटर दूध है। इसके बाद किसी से आपने कहा कि इसमें 3 लीटर दूध है, तो वो क्या है, ये तो आपका मूल्यांकन हुआ ना, क्योंकि आपने फिर क्या किया, मूल्यांकन किया कि हाँ इसमें क्या 3 लीटर दूध है। पहले किसी चीज़ को मापना, फिर क्या कर देना, डाल देना, और इसके बाद फिर क्या करना उसको, मतलब कि जब आप लोग उसमें डाल दोगे इसके बाद फिर आपने किसी को दोगे तो कहोगे इसमें क्या है, इसमें इतना दूध है उतना। तो ये सब किसके माध्यम से पता चला, ये मूल्यांकन के माध्यम से तो पता चला। तो वही कहा गया है कि मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है, अर्थात मूल्यांकन में ही मापन निहित होता है। और मापन तथा मूल्यांकन के बिना शैक्षिक प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी एक दूसरे से जुड़े हैं कौन कौन, मापन और मूल्यांकन। शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी निरंतर चलता रहता है, ठीक। शिक्षण के साथ साथ क्या होता है, मूल्यांकन भी क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व, यानी जो मूल्यांकन होता है तो इसका शिक्षा में क्या आवश्यकता होती है और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानते हैं। मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता एवं महत्व हैं, कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है सीखने की प्रेरणा, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, तीसरा कह रहा है शिक्षण में उन्नति, और चौथा कह रहा है परीक्षा प्रणाली में सुधार, पांचवा कह रहा है विद्यालयों में सुधार, और छठवां कह रहा है निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। ये क्या है, मापन और मूल्यांकन की शिक्षा में निम्न आवश्यकता एवं महत्व होते हैं। यानी जो मापन होता है और मूल्यांकन होता है तो उसमें शिक्षा की क्यों मतलब आवश्यक है और क्या महत्व है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला कहा गया है कि सीखने की प्रेरणा, ठीक, मतलब किस तरीके से सीख रहे हो तो उसी हिसाब से क्या होगी, आपको प्रेरणा भी तो मिलेगी। तो वही कहा गया है कि सीखने की प्रेरणा। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन,
कि आप लोग पाठ्यक्रम तो पढ़ रहे हो लेकिन देख रहे हो कि उसमें परिवर्तन भी क्या क्या हो रहा है। तीसरा कह रहा है शिक्षा में उन्नति, शिक्षण में उन्नति। शिक्षण में उन्नति मतलब क्या होगा कि शिक्षण की ओर आप लोग क्या कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो। तो ये क्या हो गई आप लोगों की, ये हो गई शिक्षण में उन्नति। चौथा पॉइंट कह रहा है परीक्षा प्रणाली में सुधार। आप लोगों ने एग्जाम दिया तो आप देखा होगा कि आप लोगों को कितना इम्प्रूव हुआ। ये क्या हुआ, ये हुआ परीक्षा प्रणाली में सुधार। पांचवा कह रहा है विद्यालयों में सुधार। अगर आप लोगों को मतलब एग्जाम दिया, अगर वहाँ पे आप लोगों को नंबर सही से नहीं आ रहे हैं तो आपके टीचर क्या करेंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया, विद्यालय में सुधार हुआ। छठवां कह रहा है निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। अब आप लोगों को एग्जाम हुआ तो आप लोगों के नंबर किस हिसाब से आया, फिर आप लोगों के टीचर ने क्या किया, देखा कि बच्चे इस हिसाब से नंबर ला पा रहे हैं तो और क्या करेंगे, और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये क्या हुआ, निर्देशन एवं परामर्श में सहायक हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मूल्यांकन की विशेषताएं। जो मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला कह रहा है मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन क्या होता है, लगातार चलता रहता है। कोई भी चीज़ आप लोग कुछ भी सीखोगे तो आपका मूल्यांकन होगा, तभी तो आप लोग बता पाओगे कि हमने सीख लिया कि न सीखा। किसके माध्यम से पता चलेगा, मूल्यांकन के माध्यम से तो पता चलेगा। तो वही कहा गया कि मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या होती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी चलती रहती है। तो वही कहा गया है कि मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यानी मूल्यांकन का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह संपूर्ण व्यवस्था का अभिन्न अंग है। क्या है, संपूर्ण व्यवस्था का भी अभिन्न अंग है। जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन के लक्ष्य के बारे में जानते हैं कि जो मूल्यांकन का लक्ष्य होता है वो क्या होता है। मूल्यांकन के लक्ष्य अभिप्रेरित करना, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायक देना आदि है। ये क्या है, ये मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। कौन कौन से मूल्यांकन के लक्ष्य, अभिप्रेरित करना, अधिगम में वृद्धि, यानी अधिगम है जो, अधिगम का मतलब होता है सीखने में वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, तेजी के साथ समझ लो या तो फिर ज़्यादा समझ लो, ठीक। शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, यानी शिक्षा को क्या गुणवत्तापूर्ण बनवाना। वर्गीकरण चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि, ये सब है क्या, मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। अब आ रहा है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की नवीन धारणा। इनके बारे में जानते हैं। आ रहा है ड्यूबी के अनुसार। जो ड्यूबी है इन्होंने क्या कहा है, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे के विभिन्न गुणों का मापन करके उन्हें विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में चयन करना या बांटना। जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तभी उसी हिसाब से क्या किया जाता है, बच्चे को श्रेणी में बांटा जाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मतलब क्या सभी को देख लिया जाए, जैसे एग्जाम भी होता है तो क्या सभी के 90% आ जाते हैं कि नहीं आते हैं ना। जिस हिसाब से नंबर होते हैं उसी हिसाब से उसको क्या होता है, परसेंटेज भी मिलता है। तो मतलब उसी हिसाब से उसके परसेंटेज भी बनते हैं। तो वही कहा गया है कि बच्चे के विभिन्न गुणों का मापन करके उनके विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में चयन करना या बांटना, ये क्या है, ये मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके द्वारा बच्चों की क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार पर बच्चों के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। यानी बच्चा किस हिसाब का है, उसका माइंडसेट किस हिसाब का है, तो इसके बारे में क्या करते हैं, टीचर बच्चे के भविष्य के बारे में थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चे के पहले के व्यवहार और बाद के व्यवहार में तुलना करके पता लगाना कि कितनी प्रगति हुई है। ये सब मतलब कि जब बच्चे की बातचीत करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि बच्चा जब आया था तब किस हिसाब को उसका बिहेवियर था, अब किस हिसाब का है। ये किसके माध्यम से पॉसिबल है, मूल्यांकन के माध्यम से ये तो पॉसिबल है। परामर्श एवं निर्देशन। फिर अगला पॉइंट कह रहा है बच्चे की समस्याओं को सुलझाना। परामर्श एवं निर्देशन, इसका मतलब यही हुआ कि मतलब कि आप लोगों ने परामर्श किया, फिर निर्देशन मतलब फिर निर्देश दिए कि बच्चा मतलब कहाँ पर त्रुटियां कर रहा है, कहाँ उसकी गलतियां हैं, ये इसका मतलब हो गया। इसके बाद कह रहा है बच्चे की समस्याओं को सुलझाना। बच्चा क्यों मतलब नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग क्या करोगे, सुधारोगे। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, मूल्यांकन के माध्यम से ही तो पॉसिबल है। अब मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि जो मूल्यांकन होता है इसका क्षेत्र क्या होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। मूल्यांकन का संबंध केवल बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से है।
मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे को व्यक्तित्व में निम्न अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है ज्ञान, दूसरा कह रहा है कुशलताएं, कुशलताएं मतलब क्या होता है स्किल्स, तीसरा कह रहा है रुचियाँ, चौथा कह रहा है बोध, सीखे ज्ञान की व्याख्या, पांचवा पॉइंट कह रहा है योग्यताएं, छठवां कह रहा है सूचना, सातवां कह रहा है बुद्धि और जो आठवां है वो कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, ये सब होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मूल्यांकन, मूल निर्धारण और मापन का आपस में संबंध। यानी मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन का आपस में संबंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मापन, सबसे पहले जानते हैं मापन के बारे में। तो मापन में किसी व्यक्ति या वस्तु गुण या विशेषता का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मापन में। तभी तो अब लोग मापन कर पाएंगे। मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में भी मापन किया जाता है, परंतु दोनों में दृष्टिकोण का अंतर है। किसका अंतर है? दृष्टिकोण का अंतर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया में उत्पन्न गुण या विशेषता का मापन मूल निर्धारण उपयोगिता बताते हैं। किसके माध्यम से? किसी संदर्भ विशेष में निर्धारित प्रक्रिया में उत्पन्न गुण या विशेषता का मापन। मान लीजिए कोई भी प्रश्न है तो उसकी क्या विशेषता के आधार पर, यानी उसके संदर्भ विशेषता के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो? अनुमान लगा सकते हो। उसमें गुण क्या है तो इसके हिसाब से क्या है, मतलब उसके गुण क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है, तो इस सब से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि मतलब किस हिसाब का इंसान है। तो आप लोग क्या करते हो? उसका मूल्य निर्धारित कर सकते हो, मतलब उसके बारे में बता सकते हो कि वो इंसान कैसा है। तो ये क्या है? मूल्य निर्धारण उपयोगिता बताते हैं। फिर आता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के बारे में जानते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन में मूल निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करने की दृष्टि भी रहती है। मूल्यांकन में क्या होता है? मूल निर्धारण के साथ ही प्राप्त परिणाम के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करने की दृष्टि भी होती है। आप लोगों ने किसी चीज़ का मूल्यांकन किया तो फिर आप लोग क्या करोगे? उसका रिजल्ट भी तो निकालोगे, तो वही बताया गया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी क्लास आप लोगों की और बची है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि आज क्या होगा, आज आप लोगों का जो पहला चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। अब अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड चैप्टर उठाएंगे, तभी ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई आज की। थोड़ा बच रहा था तो मैंने सोचा पूरा करा दूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी तो क्या हुआ। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध क्या होता है। शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण का उद्देश्य अधिगम है और मूल्यांकन अधिगम के स्तर व उपस्थित की जानकारी की विधि है। क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब संबंध बताना है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का। तो शिक्षण अधिगम क्या है? शिक्षण का उद्देश्य, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखने से। तो वही कहा गया है कि शिक्षण का उद्देश्य सीखना है और मूल्यांकन का वो मतलब क्या उद्देश्य होता है? उपस्थित की जानकारी की विधि है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज़ सीख लिया, ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा अधिगम हुआ। इसके बाद मूल्यांकन क्या कि आप लोगों ने कोई चीज़ सीख तो लिया, लेकिन आप लोगों ने कितने बेहतर तरीके से सीखा, ये हमारा किसके माध्यम से पता चलेगा? ये हमारा मूल्यांकन के माध्यम से पता चलेगा। तभी वही एग्जाम्पल सीधा सा है कि आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? सीखते हो। फिर आप लोग का एग्जाम वगैरह होते हैं, इसीलिए तो होता है कि आप लोगों ने सीखा तो, लेकिन आप लोगों ने कितना सीखा और किस हिसाब से सीखा है, ये किसके माध्यम से पता चलता है? ये मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। तभी आप लोगों को क्या होता है? एग्जाम वगैरह कराए जाते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो गया। अगले क्लास में मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग क्या करिएगा, इनके पूरे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कुछ भी रटिएगा नहीं, बिल्कुल चीज़ों को समझते चलिएगा। अगर आप लोग सोचो कि एक दिन में हम पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आप लोग कैसे एक दिन में कंप्लीट कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? डेली क्लास लेते चलना और बिल्कुल एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। और बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके ही मैं आपको चीज़ें पढ़ाती हूँ, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। आज क्लास में मैंने आपको बताया शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में। जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है यह क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको मापन के बारे में बताया था। जो
पिछली क्लासें थी। फिर मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिकों के बारे में कि जो अपने मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएँ थीं शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, मूल्यांकन की नवीन धारणा, नवीन का मतलब क्या होता है, नई धारणा, ये क्या थी। फिर मैंने आपको बताया कि जो ड्यूवी थे इन्होंने शिक्षा को क्या कहा, इन्होंने क्या त्रिमुखी प्रक्रिया होता है किसकी, शैक्षिक मूल्यांकन का। फिर हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आए थे, कौन से आए थे, अगले मनोवैज्ञानिक आए थे डॉक्टर पटेल। इन्होंने कहा था कि नहीं, कितनी मुखी होती है, 4 मुखी होती है, ठीक। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व ये क्या होता है, इसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व ये बताया। फिर मैंने आपको बताया मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में कि जो मूल्यांकन होता है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसका जो लक्ष्य क्या होता है, क्यों मूल्यांकन किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया या मूल्यांकन की नवीन धारणा ये क्या है। फिर मैंने आपको मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन का आपस में संबंध ये क्या होता है, इन सब के बारे में डीप में बताया। फिर मैंने आपको शिक्षण एवं मूल्यांकन का संबंध बताया कि शिक्षण अधिगम क्या होता है और इसका मूल्यांकन, दोनों में संबंध क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि बिल्कुल रटने जैसा नहीं है और बिल्कुल नई नई सारी चीज़ें हैं। आप लोगों ने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस मतलब यही आप लोगों को इसमें पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग मतलब एक तरीके से आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो। डीएलएड में ट्रेनिंग की तरीके ही होता है कि आप लोगों को क्लास में जाके किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो आप लोगों को कितना मैनेज करके चलना है और किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देनी है, तो यही सब आप लोगों को सीखना है, ठीक। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी। और क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वहाँ पर क्या होगा, क्विज कराई जाएगी, क्विज को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए। और क्या करिए, वहाँ पे PDF, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सब भी होते हैं, तो आप लोग क्या करिए, अटेम्प्ट हो जाए, मतलब कि वहाँ पर भी ऐड हो जाइए और क्लास को क्या करिए, बहुत अच्छे तरीके से लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।